नमस्कार, बीसीसी न्यूज के इस खास कार्यक्रम खास मुलाकात में आप सभी का स्वागत है। मैं सुशांत गौतम। आज हमारे बीच पत्रकारिता जगत के आधार स्तंभ कहे जाने वाले पत्रकार आज हमारे साथ मौजूद है, जिन्होंने करीब से यहाँ की राजनीति क्षेत्र की राजनीति को देखा है, यहाँ की अफसरशाही, यहाँ की नौकरशाही को देखा है। बात करें उस समय की जब यहाँ पर मथुरा प्रसाद दुबे से लेकर पंडित राजेंद्र प्रसाद शुक्ल रहे हों, चाहे अजीत जोगी रहे हों, चाहे भंवर सिंह पोड़ते रहे हों, सबकी राजनीति पे करीबी नज़र रखने वाले और आज वर्तमान की राजनीति भी देख रहे हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं वेदचंद जैन जी, जिनसे हम जानेंगे क्षेत्र की राजनीति के बारे में और क्षेत्र के इतिहास के बारे में। सबसे पहले तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। सर मैं बात करूं, अगर आप पत्रकारिता जगत में हैं तो पत्रकारिता जगत की आपका कैसा सफ़र रहा है? यूँ कहे कि पत्रकारिता का सफ़र आपका कैसा, शुरुआती सफ़र कैसा रहा है सर? बहुत लंबा रहा है। लगभग 1980 से मैंने कलम का कार्य आरंभ किया था और तब से लेकर आज तक सतत ये कार्य चल रहा है। कुछ परिवर्तन हुए। अधिकांश समय मैंने देशबंधु के साथ व्यतीत किया है, उनके साथ संबद्ध रहा हूँ। लगभग 35 वर्ष तक मेरा उनका सफ़र रहा है और विगत 5 वर्षों से मैं दिल्ली की एक न्यूज़ एजेंसी है VNI, उसका प्रतिनिधित्व करता हूँ। तो अच्छा रहा है और बहुत अच्छा रहा है, संतोषप्रद रहा है। इसमें कभी प्रशंसा तो कभी आलोचना, सभी का समावेश रहा है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि बड़ा संतोषप्रद कार्य रहा है और इसकी चुनौतियों को झेलने में, उसकी कठिनाइयों को पार करने में आनंद आया। बहुत अच्छा सफ़र रहा है। जी बिल्कुल, एक लंबा सफ़र आपका बीता हुआ है पत्रकारिता क्षेत्र में। आपने मथुरा प्रसाद दुबे का भी दौर देखा है और मथुरा प्रसाद दुबे का दौर, वो राजनीति कैसी थी, वो राजनीति कैसी थी, वो अफसरशाही कैसा था उस समय का दौर? मथुरा प्रसाद जी दुबे जो थे वो मूलतः स्वतंत्रता आंदोलन की देन थे। मैं ये कह सकता हूँ कि वो स्वतंत्रता आंदोलन का उत्पाद थे। उनके अंदर कांग्रेस की परंपरागत विशिष्टताएं, सादगी और आदर्श उनके अंदर बहुत समाहित था। बहुत ही सरल स्वभाव के थे, थोड़ा उत्तेजित हो जाते थे, मगर उनके अंदर मन में मैल, कपट या छल नहीं था और वो लंबे समय तक इस क्षेत्र का उन्होंने प्रतिनिधित्व किया और उन्होंने सन 1982 में मध्य प्रदेश की विधानसभा में विधान पुरुष की उपाधि से भी विभूषित किया था। तो अद्भुत व्यक्तित्व था, बहुत लंबा कद था उनका और वैसा ही लंबी उनके कार्य और विचार थे। इस क्षेत्र की जनता बहुत पसंद करती थी, बहुत चाहती थी। हालांकि उनके सामने भी चुनौतियां थीं, लोगों ने उनका भी विरोध किया और काफ़ी विरोध किया, मगर तब भी उन विरोधियों के साथ मिलकर वो पूरे क्षेत्र को एक नई दिशा देते थे। बहुत ही उत्कृष्ट व्यक्तित्व के धनी थे स्वर्गीय मथुरा प्रसाद जी दुबे। आज वो नहीं हैं, मगर उनके द्वारा किए गए कार्य आज हमारे बीच में हैं और सच पूछे तो इस क्षेत्र के विकास की आधारशिला उन्होंने ही रखी और उनके ही नेतृत्व में ये जो पूरा क्षेत्र था, पहले तो गौरला, पेंड्रा, मरवाही, ये तीनों मिलाकर के एक ही विधानसभा क्षेत्र था और उसके वो विधायक हुआ करते थे और लगातार 1952 से लेकर के और 1980 तक वो इस क्षेत्र के विधायक रहे और उन्होंने इस क्षेत्र में विकास की गाथा आरंभ की। उन्होंने इस क्षेत्र में सबसे पहले उप तहसील स्थापित की। उन्होंने ही इस क्षेत्र में सबसे पहले उप कोषागार की स्थापना की। उन्होंने ही बहुउद्देशीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जैसा संस्था यहाँ स्थापित की, जिसने कि शिक्षा के जगत में
अमूल्य योगदान दिया है। शायद वहीं से शिक्षा ग्रहण की। स्वर्गीय अजीत जोगी जी भी उसी विद्यालय की देन है, स्वर्गीय डॉक्टर भंवर सिंह पोर्ते भी उसी विद्यालय की देन है। और एक बहुत अच्छा संयोग ये है कि स्वर्गीय श्री अजीत जोगी और स्वर्गीय डॉक्टर भंवर सिंह पोर्ते दोनों सहपाठी थे और बचपन के घनिष्ठ मित्र थे। जी, बात करेंगे जैसे हम अब आते हैं, चुनाव होने वाला है मरवाही विधानसभा। 1977 में पहला विधानसभा चुनाव होता है, जहां से जीत कर आते हैं डॉक्टर भंवर सिंह पोर्ते, जो स्थापित आदिवासी नेता थे। उसके बाद 77 के बाद आता है 80 का दौर, जिसमें से पुनः जीत कर वो आते हैं। 80 के बाद दीनदयाल जी का दौर आता है, वो भी कांग्रेस की सीट से जीत के आते हैं। इसके बाद वो भंवर सिंह पोर्ते भारतीय जनता पार्टी प्रवेश कर लेते हैं, जो उसके बाद भारतीय जनता पार्टी से भारी मतों से जीत कर आते हैं। तो ये उनका 17 साल का जो दौर रहा है, राजनीतिक दौर रहा है, कैसा था वो राजनीति? आप अपने पत्रकारिता की नज़र से उसको कैसे देखते हैं आप उसको? मरवाही विधानसभा अस्तित्व जो है 1967 के बाद अस्तित्व में आई और इस क्षेत्र के प्रथम विधायक लाल चंद्रशेखर सिंह थे। जी। उनके पश्चात सन 1972 में डॉक्टर भंवर सिंह पोर्ते को, जब वो स्वयं विद्यार्थी थे और MBBS कर रहे थे, और उसी समय विद्यार्थी जीवन में ही उन्हें कांग्रेस की टिकट मिली और वो कांग्रेस की टिकट पर जीतकर 1972 में सर्वप्रथम विधायक निर्वाचित हुए। उस 1972 में विधायक बनने के पश्चात तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री प्रकाश चंद्र सेठी के मंत्रिमंडल में डॉक्टर भंवर सिंह पोर्ते को शिक्षा विभाग का उप मंत्री बनाया गया और इस प्रकार उनके जीवन का आरंभ हुआ। उनके कैबिनेट मिनिस्टर थे स्वर्गीय श्री अर्जुन सिंह जी, शिक्षा मंत्री थे, और तब से इन दोनों का साथ और गहरा लगाव आरंभ हुआ, और जो कि बाद के वर्षों में दोनों में मतभेद भी हुए और एक बड़ी राजनीतिक लड़ाई का कारण बने। मगर आरंभ में अर्जुन सिंह जी और डॉक्टर भंवर सिंह पोर्ते दोनों में बहुत ही आत्मीय संबंध थे। डॉक्टर भंवर सिंह पोर्ते की विशेषता ये थी कि वो बहुत ही शालीन, मधुर वाणी के धनी और बहुत कुछ कर गुजरने की उत्कंठा उनके हृदय में थी। वो इस क्षेत्र के साथ साथ विशेष रूप से उपेक्षित आदिवासी समुदाय को सम्मानपूर्वक स्थान दिलाने के लिए निरंतर संघर्ष करते थे और उन्होंने संपूर्ण मध्य प्रदेश में आदिवासियों का एक ऐसा संगठन तैयार किया जो कि आज भी उसका नाम जाना जाता है, आदिवासी विकास परिषद। मध्य प्रदेश आदिवासी विकास परिषद के वो प्रथम अध्यक्ष थे और आजीवन अध्यक्ष रहे। मृत्यु पर्यंत तक आदिवासी विकास परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर भंवर सिंह पोर्ते ही रहे। जी। फिर इसके बाद का एक दौर आता है 1993 का। 1993 में फिर एमएलए चुनकर आते हैं पहलवान सिंह मरावी, जो कांग्रेस की सीट से आते हैं। उसके बाद का दौर आता है 93 के बाद फिर रामदयाल उइके, जो रामदयाल उइके जीत कर आते हैं। तो ये भाजपा कांग्रेस भाजपा जो ये वोट शिफ्टिंग का है, इसको कैसे देखते हैं आप? ये वोट शिफ्टिंग है। मरवाही के विषय में अगर बात करें तो मरवाही वस्तुतः 1972 से लेकर के और 1980 के चुनाव तक डॉक्टर भंवर सिंह पोर्ते से प्रभावित क्षेत्र रहा है और वो अपने ही नाम पर इस क्षेत्र से विजय प्राप्त करते थे। बीच में 1977 में एक ऐसा समय आया जब लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस पूरे देश में बुरी तरह पराजित हुई थी जी। मरवाही विधानसभा भी तत्कालीन बिलासपुर लोकसभा के अंतर्गत आती थी जी। और कांग्रेस की टिकट पर
तब अशोक राव उनके प्रत्याशी थे और निरंजन केशरवानी तब जनता पार्टी के प्रत्याशी थे। तब भाजपा नहीं थी, जनता पार्टी अस्तित्व में थी। 1977 के चुनाव में बिलासपुर लोकसभा से लगभग 10,000 मतों से अशोक राव कांग्रेस प्रत्याशी पराजित हुए थे, जिसमें से लगभग 6,000 वोट से उनकी पराजय मरवाही विधानसभा क्षेत्र से हुई थी। 1977 में ये चुनाव हुए थे मार्च में, और 1977 में पुनः एक चुनाव हुआ विधानसभा का, जिसमें कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में डॉक्टर भंवर सिंह पोर्ते ने लगभग 4,000 मतों से विजय प्राप्त की। इस प्रकार 3 महीने में जिस क्षेत्र में 6,000 मतों से कांग्रेस पराजित हुई थी, वो 3 महीने के अंदर ही कांग्रेस प्रत्याशी 4,000 मतों से विजयी हुआ। तो ये प्रकट करता है कि इस क्षेत्र में भंवर सिंह पोर्ते मरवाही में एक ऐसा नाम थे जो पूरा मरवाही उनके पीछे चलता था। भंवर सिंह पोर्ते इस देश के, इस प्रदेश, इस क्षेत्र को एक ऐसा नेतृत्व उन्होंने दिया जो कि पूरे प्रदेश में बल्कि आदिवासियों के रूप में पूरे देश में जाना जाता है। ऐसा व्यक्तित्व था डॉक्टर भंवर सिंह पोर्ते का। जी बिल्कुल। इसके बाद का दौर आता है यहाँ पर, जैसे हम बात करेंगे तो इसके बाद का दौर आता है 2000 का, जब छत्तीसगढ़ राज्य एक अलग राज्य का गठन होता है। एक रामदयाल उइके अपनी सीट छोड़कर अजीत जोगी के लिए आते हैं। एक चमत्कारिक दौर था वो। उसके बाद एक चमत्कारिक चुनाव होता है जहाँ पर राजनीतिक पंडित, राजनीतिक लोग, सारे लोगों का जमावड़ा एक जगह होता है। मरवाही विधानसभा चुनाव होता है। वो चुनाव का दौर आपने देखा होगा, कैसा था वो चुनाव, क्योंकि वो एक बहुत चमत्कारिक चुनाव था। कैसा पुराने लोग बताते हैं उसके बारे में, और एक बहुत मतलब उसके बारे में शब्द नहीं है मेरे पास, लेकिन एक बहुत चमत्कारिक दौर रहा है। तो उसके बारे में अगर आप अपना अनुभव साझा कर सके, क्योंकि आपने प्रत्यक्ष उस चुनाव को देखा हुआ है। उसकी पृष्ठभूमि तैयार करें तो थोड़ा और पीछे जाना होगा जी सुशांत जी। हुआ ये कि 1985 में राजनीतिक गतिविधियों ने ऐसा मोड़ लिया जी कि एक मध्य प्रदेश का सशक्त आदिवासी नेता जी, जो कि कांग्रेस का बहुत अच्छा स्तंभ था, उसको विधायक की टिकट से वंचित कर दिया गया जी। ये एक मरवाही क्षेत्र का ऐसा पहला मोड़ था कि भंवर सिंह पोर्ते विहीन चुनाव वो हुआ, और उसमें कांग्रेस की टिकट पर दीनदयाल पोर्ते निर्वाचित हुए। दीनदयाल पोर्ते जो 1980 के दशक में 1985 में वो निर्वाचित हुए जी। और उसके पहले वो मरवाही जनपद पंचायत के अध्यक्ष थे, और उनको ये पद पर डॉक्टर भंवर सिंह पोर्ते ने ही बिठाया था। उन्हीं के समर्थन से विजयी हुए थे और उन्हीं को टिकट मिली, और वो 1985 में दीनदयाल पोर्ते कांग्रेस की टिकट पर यहाँ से विधायक चुने गए। और डॉक्टर भंवर सिंह पोर्ते को अपने राजनीतिक जीवन का सबसे बड़ा धक्का लगा तो वह था 1985, जब तत्कालीन मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह से उनके मतभेद इतने गहरे हो गए थे कि उन्होंने उनकी टिकट से वंचित कर दिया था। इस प्रकार इस क्षेत्र में राजनीति का नया उदय हुआ, और इसमें और वृद्धि हुई जब 1986 में तत्कालीन इंदौर कलेक्टर अजीत जोगी जी कलेक्टर के पद से त्यागपत्र देकर और कांग्रेस की टिकट पर राज्यसभा के लिए मध्य प्रदेश से निर्वाचित हुए। इस प्रकार इस क्षेत्र में अब राजनीतिक प्रतिस्पर्धा चरम पर आ गई, क्योंकि अजीत जोगी जी भी आदिवासी पृष्ठभूमि को लेकर ही नेतृत्व दे रहे थे। डॉक्टर भंवर सिंह पोर्ते स्थापित आदिवासी नेतृत्व थे। इस प्रकार दो आदिवासी नेतृत्व के बीच में एक प्रतिस्पर्धा दो सहपाठियों में आरंभ हुई, जो कि आगे और बढ़ करके चरम पर पहुंची।
जैसा आप ये बता रहे हैं तो एक किस्सा बताया भी जाता है पुराने में कि राजेंद्र प्रसाद शुक्ल और अजीत जोगी की, स्वर्गीय अजीत जोगी की जो राजनीति थी, दोनों की राजनीति में काफ़ी अंतर हुआ करता था। वो क्या कहना चाहिए कि प्रतिस्पर्धा हुआ करती थी उनकी भी राजनीति में। हाँ, वो कुछ यूँ था, वो व्यक्तित्व का भी टकराव था जी। उस बीच में एक और हुआ, कोटा विधानसभा में भी एक बड़ा परिवर्तन हुआ। इधर मरवाही विधानसभा से डॉक्टर भंवर सिंह पोर्ते पद टिकट से वंचित रह गए, तो उधर मथुरा प्रसाद जी दुबे भी टिकट से वंचित रह गए और उनके स्थान पर उनके भांजे राजेंद्र प्रसाद जी शुक्ल को कांग्रेस की टिकट मिली और वो कांग्रेस की टिकट पर विधायक निर्वाचित हुए। इस प्रकार राजेंद्र प्रसाद शुक्ल का संसदीय जीवन का दोबारा उनको संसदीय जीवन आरंभ हुआ। पहले वो एक बार और विधायक लोरमी से रह चुके थे, दोबारा वो कोटा विधानसभा क्षेत्र से अपने ही मामा मथुरा प्रसाद जी दुबे के स्थान पर कांग्रेस के विधायक हुए। इस प्रकार इस क्षेत्र में डॉक्टर भंवर सिंह पोर्ते जो कि टिकट से वंचित थे, मगर उनकी आदिवासियों में गहरी पैठ थी और उनकी आदिवासियों की उन पर गहरी आस्था थी। उनका एक अपना काफ़ी प्रभाव क्षेत्र था। फिर अजीत जोगी जी 1986 में आ गए, वो भी आदिवासी पृष्ठभूमि से होकर के, और वो IAS से त्यागपत्र देकर आए थे और उनके राजीव गांधी जी से और व्यक्तिगत संबंध थे और काफ़ी तेज गति से उभरने वाले नेता थे। तो एक उनका व्यक्तित्व हुआ और तीसरा व्यक्तित्व फिर राजेंद्र प्रसाद जी शुक्ल का था। उनकी भी विद्वता की पृष्ठभूमि थी, विद्वान व्यक्ति थे, अध्ययन में रुचि थी, साहित्य में रुचि थी, बहुत अच्छे वक्ता थे, कर्मठ थे, समाजवादी पृष्ठभूमि के थे। विनोबा भावे के भूदान आंदोलन में उनका योगदान रहा है। तो इस प्रकार एक 3 व्यक्तित्व जो थे इस क्षेत्र में आमने सामने थे। उसमें तीनों व्यक्तित्व में राजेंद्र प्रसाद जी शुक्ल जो थे वो विद्वता और कुछ अपनी पृष्ठभूमि के कारण थोड़ा सा ऐसा माना जाता है कि वो उनमें कुलीन ब्राह्मण का रूप दिखाई देता था। और चूंकि डॉक्टर भंवर सिंह पोर्ते या अजीत जोगी आदिवासी पृष्ठभूमि के पक्षधर थे, तो वो एक ऐसा प्रतिस्पर्धा थी जो कि ऊपर से तो दिखाई नहीं देती थी, मगर तीनों अलग अलग राह के चलने वाले थे। तो वो एक टकराहट यूँ थी कि तीनों की पृष्ठभूमि पृथक थी और तीनों अलग अलग प्रकार की राजनीति करते थे। जी बिल्कुल। इसके बाद 2003 का समय आया। हम सन भाई अगर चलें इतिहास पे अगर गौर करें कि चूँकि इस क्षेत्र के इतिहास काफ़ी अनोखा इतिहास भी रहा है यहाँ का, इसके यहाँ की राजनीति का बात करें तो उसके बाद आता है क्या बोलना चाहिए, अजीत जोगी के बाद उन्होंने अपने पूरा पारिवारिक पृष्ठभूमि तय कर ली इस क्षेत्र में। चाहे फिर बात करें अमित जोगी की या उनकी पत्नी रेणु जोगी की। अब जब यहाँ पर सब चीज़ हो चुका है, अपनी पकड़ बनाए रखे हैं और जोगी परिवार का आज पूरे कोटा विधानसभा की बात करें या मरवाही विधानसभा, दोनों जगह एक अच्छी पैठ रही है। आज उनके पुत्र भी हैं। तो ये काल कैसा रहा जोगी का इस ड्यूरेशन का? हाँ, इस बीच में एक बड़ा परिवर्तन ये हुआ कि मध्य प्रदेश का विभाजन हुआ और मध्य प्रदेश के उधर से एक नए राज्य का उदय हुआ और छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ। तब केंद्र में NDA की सरकार थी स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में, और मध्य प्रदेश का विभाजन होकर यहाँ पर छत्तीसगढ़ में और मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकारें स्थापित हुई। सन 1 नवंबर 2000 को अजीत जोगी जी कांग्रेस के अन्य आंतरिक संघर्षों से निकल करके और इस प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री निर्वाचित हुए। मुख्यमंत्री बनने के बाद ये एक ऐतिहासिक यात्रा आरंभ हुई
और अजीत जोगी जो कि बहुत ही सूझबूझ, प्रशासनिक दक्षता, साहस की प्रतिमूर्ति थे और उन्होंने आईएएस के रूप में एक जो कीर्तिमान स्थापित किया था वो आज भी जो कहते हैं विद्यमान है। वो कीर्तिमान ये था कि आज तक भारतवर्ष में कोई भी आईएएस लगातार 13 वर्षों तक कलेक्टर के पद पर नहीं रहा है। ऐसा कीर्तिमान केवल अजीत जोगी के नाम पर है और वो स्वयं मैकेनिकल इंजीनियर थे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का इंजीनियरिंग कॉलेज भोपाल से उन्होंने जो अंक अर्जित कर उत्तीर्ण हुए थे इंजीनियरिंग में, वो कीर्तिमान भी आज भी कायम है ज्यों का त्यों। इस प्रकार एक बहुत ही बुद्धिमान और विलक्षण प्रतिभा के व्यक्तित्व का आगमन हुआ और जो कि बहुत तीव्र गति से चलने के पक्षधर थे और उनके हर निर्णय बड़े त्वरित हुआ करते रहे। वो निर्णय लेने में कभी देर नहीं करते थे। निर्णय लेने में चूक हो सकती है, निर्णय गलत हो सकते हैं, मगर निर्णय लेने में विलंब नहीं होता था। जी बिल्कुल। तो ये उनके व्यक्तित्व की बड़ी विशिष्टता थी। वो बहुत से निर्णय उनके गलत हुए। बहुत से लोगों ने उनको ये कहा कि ये सबके मत पर नहीं चलते हैं, सबका साथ लेकर नहीं चलते हैं, मगर वो उनकी अलग शैली थी और वो अपने विवेक से, अपने स्वयं के द्वारा लिए गए निर्णय पर उनका पूरा भरोसा था और उसी पे कायम रहते थे। हाँ, बहुत से लोगों ने ये कहा कि वो उनकी प्रवृत्ति तानाशाही है, वो किसी की बात नहीं सुनते हैं, मगर उनकी एक शैली थी और शैली के पीछे वजह ये थी कि उनमें आत्मविश्वास बहुत ज़बरदस्त था। बिल्कुल जी, आत्मविश्वास से ही त्वरित फैसले लिए भी जा सकते हैं। इसके बाद का एक समय आता है जब अजीत जोगी ने एक नई पार्टी बना ली, छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस। कितना उचित था कि एक कांग्रेस से, नेशनल पार्टी से हटकर एक नई पार्टी बनाना और उसके बाद इस नई पार्टी की बहुत सारी चुनौतियाँ होती है पार्टी बनाने में, सारी चीज़ों में। तो आप इसको कैसे देखते हैं? क्या लगता है कि पार्टी आगे बढ़ना, उनका अस्तित्व क्या रह जाएगा, आगे चल के इनका अस्तित्व भी क्या रहेगा इस पार्टी का? हालांकि कोई पार्टी कभी ख़त्म नहीं होती है, लेकिन फिर भी अगर इस पार्टी की बात करें तो क्या रहेगा इसका अस्तित्व इस राजनीतिक करियर में? देखिए, जब 2016 में उन्होंने अपनी नई पार्टी का गठन किया तो निश्चित रूप से निर्णय बड़ा कठिन था और ऐसा निर्णय ले पाना, कर पाना, ये अजीत जोगी जैसे ही विराट व्यक्तित्व के बस में था। ये निर्णय सामान्यतः बहुत से राजनीतिक, चाहे वो कितने भी प्रतिष्ठित हों, बहुत कठिन होता है। अपनी मूल पार्टी, मूल संस्था को छोड़कर, त्याग करके जब उन्होंने छोड़ा तब भी वो AICC कांग्रेस की जो सबसे बड़ी समिति होती है उसके वो सदस्य थे जी। और सोनिया गांधी जी के परिवार से उनकी निकटता सर्वविदित है। उस सर्वविदित संबंध को त्याग करके और एक नए राजनीतिक पार्टी का गठन करना बहुत ही कठिन और चुनौतीपूर्ण था। अब वो निर्णय उनका सही था या नहीं था ये तो भविष्य तय करेगा, मगर हाँ ये जरूर है कि विगत विधानसभा चुनाव में अजीत जोगी जी की पार्टी, जो कि इस प्रदेश की तीसरी शक्ति के रूप में उभरी थी और लगभग प्रदेश में उसको 10% से अधिक मत मिले और 5 विधायक उनके निर्वाचित हुए। तो ये तो कह सकते हैं कि इस प्रदेश में, पूरे संपूर्ण प्रदेश में अजीत जोगी का एक अपना व्यक्तित्व था, उनका अपना प्रभाव था, जो कि बिना किसी दल के आधार पर भी वो किसी को चुनौती देने में सक्षम थे। जी बिल्कुल, ये एक लंबा समय बीता है उनका राजनीति में। इसके बाद एक जो पार्टी बनी उसके बाद एक राजनीतिक ध्रुव कहा जाने वाले उनका अंत हो गया। आज अजीत जोगी आज हमारे बीच में नहीं है। अजीत रह गई है तो सिर्फ उनकी एक छाप, उनके पुराने कार्य। आज उनके बेटे हैं अमित जोगी,
जिनके ऊपर सारा कार्यभार है, सारी जिम्मेदारी है, पार्टी की जिम्मेदारी उन पर है। पार्टी की जिम्मेदारियों के साथ साथ अब लोग उनकी पार्टी को छोड़कर जाने लग गए हैं। धीरे धीरे करके पार्टी से छोड़ते जा रहे हैं, और छोड़ने के बाद पार्टी में स्थिति ये आ गई कि खुद जो छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस जो नेशनल पार्टियों को चुनौती दे रही थी, वो खुद हिचकोले खा रही है अब। तो क्या लगता है कि अब ये आगामी विधानसभा चुनाव भी होना है, तो क्या लगता है आपको कि अमित जोगी को मतलब क्या लगता है, कांग्रेस प्रवेश करना चाहिए या उनको इसी तरीके से जेसीसी जैसे चुनाव लड़कर अपने पिताजी की पार्टी को एक आगे बढ़ाना चाहिए? इस पर अपनी निजी राय आपसे चाहता हूँ मैं। बहुत अच्छा प्रश्न है, और इसका वैसे निर्णय और अंतिम उत्तर तो अमित जोगी या भविष्य की गढ़ते हैं, रेणु जोगी ही दे सकते हैं। हम तो केवल आकलन कर सकते हैं। तो देखिए, ये बात तो सत्य है कि अजीत जोगी जैसा विराट व्यक्तित्व तो अभी छत्तीसगढ़ में दूसरा है नहीं। जी बिल्कुल। और कोई भी प्रादेशिक, मैं छत्तीसगढ़ की बात भी अगर करूँ तो पूरे देश में भी ऐसी छवि और ऐसे नेतृत्व क्षमता के लोग कम ही मिलेंगे, कह सकते हैं जी। और ऐसा विराट व्यक्तित्व या ऐसा राजनीतिक कौशल जिसके अंदर हो, तभी कोई भी प्रादेशिक दल अस्तित्व में रह सकता है। और ऐसे विराट व्यक्तित्व से जब कोई दल वंचित हो जाता है, प्रादेशिक दल, तो निश्चय है कि उस दल में एक शून्यता उभर जाती है, कार्यकर्ताओं में भ्रम उत्पन्न हो जाता है और वो अपने मूल संस्था की ओर जाने की ओर अग्रसर हो जाते हैं। और ये स्वाभाविक भी है, क्योंकि उनको लगता है कि जब जिसके नाम पर पूरा दल चल रहा था वो नाम ही ना रहा, तो अब दल अस्तित्व में कैसा रहेगा। ऐसा सोचना स्वाभाविक प्रक्रिया है, और इस सोच के कारण बहुत से लोग अब अपना राजनीतिक भविष्य पुनः अपनी मातृत्व संस्था में देख रहे हैं, तो निश्चित एक जाना लगा हुआ है। अब रही बात क्या अमित जोगी या डॉक्टर रेणु जोगी, वस्तुतः उनकी अभी विरासत तो डॉक्टर रेणु जोगी के हाथ में है। तो डॉक्टर रेणु जोगी क्या इस प्रादेशिक दल को अजीत जोगी की तरह चला पाएंगी, वैसा ही कौशल उनके अंदर होगा? तो मैं कह सकता हूँ कि नहीं। अजीत जोगी जैसे व्यक्तित्व से उभरी शून्यता को भर पाना अभी किसी की क्षमता में नहीं है। अब और उनके सोनिया गांधी जी के परिवार से संबंध जग जाहिर हैं, आज भी हैं। तो मैं ये तो नहीं कह सकता कि ये आगामी समय में स्वतंत्र अस्तित्व में रहेंगे या कांग्रेस ज्वाइन कर लेंगे, क्योंकि इसमें बहुत से कांटे हैं। कांग्रेस भी उन्हें क्यों लेना चाहेगी? भूपेश बघेल जी का नेतृत्व कांग्रेस में इतना प्रभावशाली है इस प्रदेश में कि वो पार्टी प्रदेश से ज़्यादा तो मैं कहूँगा इस जिले के लिए, चूँकि एक लंबे समय की मांग रही है हमारे क्षेत्र को जिला बनाने की, अधर में लटका हुआ था 23 सालों से एक लंबी बहुप्रतीक्षित मांग को उन्होंने पूरी की है और भूपेश बघेल ने पूरी की। तो मैं ये कह सकता हूँ कि भूपेश बघेल ने इस क्षेत्र को एक तरीके से अपनी छत्र छाया में ले लिया है। तो आज इस बात से कोई भी इस क्षेत्र का मतदाता या नागरिक इनकार नहीं कर सकता कि उनकी बरसों बरस पुरानी बहुप्रतीक्षित, मुझे याद है इसका संघर्ष मैंने आरंभ किया शुरुआत में इसके संघर्ष में। जी मैं बिल्कुल, ये जानकारी मेरे को भी है कि शुरुआत में जब जिले बनाने की 1997 3 जुलाई 1997 के राजपत्र में जिले का प्रकाशन हुआ, तब उस समय पे एक हमारे मतलब एक सीनियर और पत्रकार थे मुरारी लाल अग्रवाल जी, आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उन्होंने भी एक लंबी लड़ाई लड़ी है, इसकी आपके साथ लड़ाई लड़ी है, क्षेत्र के काफ़ी लोग रहे। मतलब वो जिला बनाने की मतलब वो दौर का भी एक बार मैं जानना चाहूँगा आपसे कि जिले बनाने के लिए कितनी लंबी लड़ाई रही और कैसे जाके आज जिला बन पाया क्षेत्र? सुशांत, ये बड़ी रोचक कथा है जी। हुआ यूँ था कि मेरे मन में ये धारणा तो आरंभ से थी कि हम बिलासपुर जिले के अधीन रह करके और संपूर्ण विकास तो नहीं कर सकते। ना तो हमारे यहाँ से कोई द्वितीय स्तर का नेतृत्व उभर पाएगा। ठीक है, प्रथम श्रेणी का नेतृत्व था हमारे पास में, कभी पंडित मथुरा प्रसाद जी दुबे हुआ करते थे, फिर डॉक्टर भंवर सिंह पोर्ते हुआ करते थे, फिर राजेंद्र प्रसाद जी शुक्ल हुआ करते थे, फिर अजीत जोगी जैसा चमत्कारी व्यक्तित्व भी था इस क्षेत्र को नेतृत्व देने वाला। मगर जो उनके अधीन में जो एक द्वितीय श्रेणी की नेतागिरी थी, तो वो सारी बिलासपुर से संचालित होती थी।
तो ये भाव थे। तो बहुत पहले मेरा राजेंद्र प्रसाद जी शुक्ल से बड़ा अद्भुत नाता रहा है। हम दोनों एक दूसरे को आदर भी बहुत देते थे, एक दूसरे को चाहते ही बहुत थे और एक दूसरे पर कटाक्ष भी बहुत करते थे। वो मुझे कटाक्ष करते थे, मैं उन पर कटाक्ष करता था। मगर एक बात मैं आज वो दुनिया में नहीं, मैं कहना चाहूँगा, राजेंद्र प्रसाद जी शुक्ल ने मुझे बहुत सम्मान दिया और आदरणीय के अलावा दूसरा संबोधन नहीं दिया। मैंने बहुत कई बार उनकी आलोचना की, उनकी आलोचना में लेख लिखे, प्रकाशित किए, बहुत सब कुछ किया, मगर उन्होंने आदर देना कभी बंद नहीं किया और सदा मानते थे। उस रूप में मैंने एक स्वप्न देखा। मैंने कहा यूँ तो जिला नहीं बनेगा, सबसे पहले अगर जिला की यहाँ संरचना करनी है तो जिले स्तर के कार्यालय लाना चाहिए। तो वो मैं एक संघर्ष करता था राजेंद्र शुक्ल जी से और उनको मैं अपनी बातों से, प्रश्नों में से ऐसा उनको घेरता था। तो एक दिन ऐसे ही बातचीत में हमने उनसे कहा कि आप में अगर पूरी कुशलता है और राजनीतिक कौशल है तो हमारे यहाँ अतिरिक्त जिलाध्यक्ष का ये स्थापना करके बताइए। तो उन्होंने उसको, चूँकि वो व्यक्तित्व तो ऐसा था कि कार्य कराने में सक्षम थे और उनकी शैली बहुत अच्छी थी। मेरी भावना तो मेरे मन में थी, मगर मैंने प्रत्यक्ष रूप से अलग बात कही और उनसे कहा कि भाई आप करके बताइए। बोले ये काम हो जाएगा, मैं अतिरिक्त जिलाध्यक्ष की स्थापना कर दूंगा। इस प्रकार यहाँ अतिरिक्त जिलाध्यक्ष की स्थापना हुई 90 के दशक में और यहाँ पर एडिशनल कलेक्टर का पद फिर सृजित हुआ और वो बैठने लगे। तो हम प्रथम चरण जो था जिला बनने की ओर अग्रसर होने का हमारे क्षेत्र ने तय किया और फिर एडिशनल एसपी की भी स्थापना हो गई। इस प्रकार हम जिले की ओर एक एक कदम बढ़ने लगे। मगर अभी भी इस क्षेत्र में जिले को बनाए जाने के प्रति बहुत ज़्यादा जागृति नहीं हुई थी। इसको लगता था कि ये बहुत दूर का स्वप्न है और ऐसे स्वप्न होते हैं जो कभी पूरे ना हों, तो लोग उसको देखना नहीं करते थे कि ये बहुत बड़ी बात है, ये इतनी बड़ी बात कैसे होगी और ये असंभव से दिखने वाली बात है। ये बात है सन 90 से लेकर के और 95-96 तक की। मगर मेरे साथ में मैं मुरारी लाल जी मेरे वरिष्ठ सहयोगी थे, बड़ा लंबा मेरा उनका साथ रहा है, लगभग 30-40 वर्ष हम लोग साथ पत्रकारिता किए। मैंने उनको तैयार किया और मैंने कहा कि चलिए जन समर्थन जुटाते हैं। तो सुशांत, तुम्हें आश्चर्य होगा, हम मुरारी लाल जी को साथ लेकर के हमने जो शुरुआत में स्वप्न संजोया था वो ये था कि इस ज़िले में पसान का भी क्षेत्र सम्मिलित हो, इस ज़िले में तब मध्य प्रदेश का विभाजन नहीं हुआ था, तो इस क्षेत्र में अमरकंटक भी सम्मिलित हो, इस क्षेत्र में पुष्पराजगढ़ भी सम्मिलित हो। तो ऐसा स्वप्न संजोकर हम लोगों चले थे। कुछ एरिया की अगर मैं बात करूं तो जैसे आज भी सोनमुड़ा जो क्षेत्र है वो गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में ही आता है। अन्य क्षेत्र जो लेकिन हमसे अछूता लगता है, ऐसा लगता है कि हमारे जिले में ही नहीं है, हो सकता है अलग राज्य में चला गया हो। अच्छा, छूता है वो भी क्षेत्र हमारे आता, लेकिन हमारे जिले में ही है। ये हमारी संरचना एक सी है, हमारा भूगोल एक सा है, मगर अब ये कठिनाई है कि वो अलग प्रदेश का हिस्सा है। तो मैं ये बता रहा था कि उनको वहाँ का भी समर्थन हमने लिया, वहाँ पर जाके कई पंच सरपंचों से हमने हस्ताक्षर लिए। वो सम्मिलित होने के लिए इच्छुक भी थे क्योंकि उनका बाजार यही था, वो सारी चीज़ों का क्रय विक्रय यहीं से करते थे, इसी रेलवे स्टेशन से उनका आवागमन होता था, चाहते थे। मगर परिस्थितियाँ ऐसी नहीं थी, वहाँ अलग नेतृत्व था, खासकर बिसाहू लाल सिंह जी थे, वो बिल्कुल तैयार नहीं थे। और फिर वो ठीक भी था कि उन्होंने अपना अनूपपुर जिले का गठन करा लिया जी। मगर हम इस बात को लगे रहे और हमने तत्कालीन मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी से कई बार बात की, हमने उसके प्रस्ताव तैयार किए, प्रस्तावना बनाई, लेख भी लिखे हमने अपने पत्रिकाओं ने। मैंने भी देशबंधु में लिखा, मुरारी लाल जी नवभारत में लिखा। मूलतः पहले यही 2 पत्र थे, फिर भास्कर भी आ गया, उसमें भी हम लोगों ने मांग उठाई और करते करते धीरे धीरे कर रहे थे। तो असर ये हुआ कि जो पहले शुक्ल जी इस बात से सहमत नहीं थे, मगर क्योंकि उनका स्थायी निवास बिलासपुर था, तो उनको लगता था मैं अगर इस क्षेत्र को जिला बनाने की मांग करूंगा तो मेरे घर के लोग जो हैं मुझसे अप्रसन्न हो जाएंगे। मगर बाद में सहमत हुए। मैंने उनको समझाया, एक गणित है सुशांत, मैं तुम्हें बता दूँ जी। ये मरवाही क्षेत्र संपूर्ण आता है इसमें, और कोटा विधानसभा क्षेत्र का लगभग 40% हिस्सा हमारे इस जिले में आता है जी। बिल्कुल। लगभग 7 से 8% हिस्सा
पेंड्रा विकास खंड में कोटा का आता है और लगभग 30% हिस्सा कोटा विधानसभा का गौरला ब्लॉक में आता है। इस प्रकार ये लगभग 35 से 40% प्रतिशत की हिस्सेदारी कोटा विधानसभा क्षेत्र में हमारे गौरला पेंड्रा क्षेत्र की है। ये बात जो मैंने उनसे कही राजेंद्र शुक्ल से, और मैंने उनको बताया कि आपका जय पराजय इसी क्षेत्र से तय होती है और अगर आपने इस क्षेत्र की उपेक्षा की तो आप अपने भविष्य के बारे में निर्णय कर लें। राजेंद्र शुक्ल जी बहुत समझदार व्यक्ति थे और दूर का इशारा समझ लेते थे। उन्होंने बिल्कुल, और फिर उन्होंने खुलकर हमारी मदद की और वो इस ज़िले की मांग को लेकर के फिर खुद अपना बागडोर लेकर बढ़े और हम लोगों ने किया। तो सबसे पहले मैं धन्यवाद दूंगा दिग्विजय सिंह को। उन्होंने एक समिति गठित की सिंहदेव समिति के नाम पर, जिसके एक सदस्यीय समिति थी और उसके चेयरमैन थे स्वर्गीय श्री MS सिंहदेव, जो कि सचिव थे मध्य प्रदेश शासन में। उनकी अध्यक्षता में एक समिति बनी। उन्होंने आकर यहाँ पर ऑब्जर्वेशन किया, अवलोकन किया, सारी परिस्थितियाँ देखी और राजेंद्र शुक्ल ने बहुत अच्छा प्रतिनिधित्व किया। हम साथ में थे और हमने समझाया उनको कि भाई इस क्षेत्र में जिला बनाए जाने की आवश्यकता क्यों है। इस क्षेत्र में इतनी बहुल आदिवासी हैं, उपेक्षित हैं, पीड़ित हैं, हमारी स्वास्थ्य की सेवाएं नहीं हैं, शिक्षा में हम पिछड़े हुए हैं, इस जिले की गठन की आवश्यकता बहुत है। वो सहमत हुए और उन्होंने सबसे पहले अनुशंसा की, जिसमें हमारे इस अंचल को जिला बनाए जाने की सहमति दी और उनकी अनुशंसा को तत्कालीन दिग्विजय सिंह सरकार ने स्वीकारा और हमारे इस जिले को प्रथम सबसे पहले अगर जिले की बनाए जाने की घोषणा की थी तो वो तत्कालीन दिग्विजय सिंह सरकार थी। किंतु अभी दुर्भाग्य ने हमारा पीछा नहीं छोड़ा था। ये 17 जुलाई 18 जुलाई के 1998 के राजपत्र में हमारे ज़िले को बनाए जाने के लिए राज्य शासन ने अपनी सहमत दी थी, किंतु उसी समय प्रदेश के विभाजन का निर्णय हो गया और 1958 में हम ज़िले बनने से वंचित रह गए और उसी अनुशंसा में अनूपपुर ज़िले का गठन हो गया। तो फिर हम ज़िला घोषित होकर भी ज़िला नहीं बन पाए और उसके बाद ये निर्णय लेने का अधिकार छत्तीसगढ़ सरकार के हाथ में आ गया, जिसमें 3 वर्ष तक मुख्यमंत्री अजीत जोगी जी थे। हमारे पूरे क्षेत्र को आशा थी कि वो जिले की घोषणा कर देंगे, मगर वो घोषणा नहीं हो पाई। जोगी जी इसको जिले का रूप नहीं दे पाए। ये मुझे नहीं मालूम कि उनके अंदर में ये इस बात ने उनको कितना परेशान किया नहीं किया, मगर हम इस बात से आश्चर्यचकित हैं, आज भी हैं, कि वो 3 वर्ष में इसको जिला क्यों नहीं गठित किए। ऐसा मतलब एक चर्चा का विषय आता है कि चर्चाएं चलती हैं कि शायद वो 3 विकास खंड की राजनीति नहीं चाहते थे, कि एक बिलासपुर में बैठ कर राजनीति करना है उन्हें, तो 3 विकास खंड की राजनीति नहीं चाहते थे। क्योंकि जी आज भी किसी को समस्याएं होती हैं तो समस्या के लिए आज बिलासपुर जाते थे। तो एक नेता का आज यहाँ पर जब बड़े अधिकारी जब बैठ जाएंगे तो जनता सीधे रूबरू हो जाएगी उनसे। एक बड़ा कारण ये बताया जाता है, हालांकि मैं इसको, मुझे लगता है कि अजीत जोगी जैसा विराट व्यक्तित्व इस छोटी सी अवधारणा को लेकर के, जी बिल्कुल, ये मेरा भी मानना नहीं था, लेकिन एक चर्चाएं हैं जो ये जन भावना में उबाल तो आया गया, क्योंकि वो जिले की आकांक्षा लेकर बैठे थे और उनके घर का, उनके मिट्टी का पुत्र इस प्रदेश के सर्वोच्च पद पर विराजमान था। तब अगर ये जिले की आकांक्षा पूर्ति नहीं होगी तो कब होगी, ये स्वाभाविक है। और जब उनसे आकांक्षा पूर्ति नहीं हुई तो ये जनमानस में ये चर्चा स्वाभाविक है कि वो नहीं चाहते थे, वो इस क्षेत्र को छोटे जिले का प्रतिनिधित्व तो नहीं चाहते थे, इसलिए गठन नहीं किया। मगर मैं सोचता हूँ कि ये बात उचित ना होगी, कोई और अन्य कारण होंगे। उनका विराट व्यक्तित्व था। मैंने भी कई बार उनसे चर्चा की तो मुझसे जो चर्चा होती थी उसमें कहते थे मैं जिले से बड़ी बड़ी चीज़ पहले बना लूँ। हालांकि उसमें एक चीज़ उन्होंने कोटमी में एक ऐसा 220 किलोवाट का
पावर सब स्टेशन स्थापित किया, जो कि जिला क्या प्रदेश में एकमात्र भिलाई में था। इस क्षेत्र में इंडस्ट्री उन्होंने स्थापित की, मगर ये भी उतना ही सच है कि उन्होंने जिले का गठन नहीं किया। बिल्कुल बिल्कुल। अब मैं आता हूँ थोड़ा सा, मरवाही चुनाव करीब है, चुनावी सरगर्मियाँ तेज हैं, बयानबाजियों का दौर चल रहा है, नेताओं का जमावड़ा लगा हुआ है, आए दिन बड़े बड़े नेता यहाँ पर प्रदेश स्तर के नेता भी पहुँच रहे हैं। क्या लगता है कि मरवाही विधानसभा चुनाव होने वाला जो आगामी 6 महीने के भीतर होना है, उसमें पेंड्रा और गौरेला की राजनीति कितना उसमें हस्तक्षेप कर पाती है, या पेंड्रा गौरेला की राजनीति कितनी हावी होती है मरवाही पे? क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि मरवाही की राजनीति में पेंड्रा गौरेला की राजनीति सबसे ज़्यादा होने की वजह सबसे ज़्यादा इफेक्ट यही पैदा करती है। तो क्या लगता है? निश्चित रूप से, क्योंकि जितने मरवाही क्षेत्र के आसपास समीपस्थ जितने गांव हैं वो गौरला पेंड्रा से जुड़े हुए हैं, उनका सारा व्यवसाय, और मरवाही स्वयं भी काफ़ी मैं तो ये मानता हूँ गौरला पेंड्रा मरवाही एक अभिन्न क्षेत्र हैं, अविभाजित हैं, एक इकाई है, ये तीनों में कोई भेद नहीं है, मेरा ऐसा मानना है। वस्तुतः इनकी सोच, उनकी विकास की आकांक्षा, इनकी दिशा सब कुछ लगभग एक ही जैसी है। हाँ, थोड़ा नाम में कभी कभी मतभेद उत्पन्न हो जाते हैं, कभी गौरला, कभी पेंड्रा, कभी मरवाही के नाम पर, मगर ये पूरा अंचल एक ऐसी इकाई है कि अगर हम समग्र रूप से विचार करें तो सबको एक ही जैसी चीज़ों की आवश्यकता है। तो ये बात बड़ा महत्वपूर्ण है कि इसमें गौरला मरवाही में चुनाव है और गौरला पेंड्रा का क्या योगदान रहेगा, ये क्या प्रभावित करेंगे, निश्चित बहुत प्रभावित करेंगे। सारे कार्यकर्ता यहाँ पर हैं। मैं एक बात इस पर अभी अनुमान नहीं लगा सकता हूँ, क्या यहाँ पर 2 दल तो हैं जो चुनाव लड़ेंगे, भाजपा और कांग्रेस। तृतीय प्रादेशिक दल है जो कि अजीत जोगी के निधन अवसान के बाद में शून्यता से उभरने की कोशिश कर रहा होगा, क्या वो उसका प्रत्याशी भी रहेगा, तो क्या यहाँ त्रिकोणीय संघर्ष होगा, अथवा देखिए अभी ये जुलाई का महीना है और अभी मेरा अनुमान है कि ये चुनाव अगर होगा तो या तो सितंबर के अंतिम महीने में होगा या अक्टूबर के महीने में होगा। तो लगभग 3 माह का समय शेष है। मुझे लगता है अभी इसमें बहुत से राजनीतिक परिवर्तन हो सकते हैं जो कि इस क्षेत्र के भविष्य को तय करने के लिए बड़े निर्णायक सिद्ध होंगे। मुझे लगता है कि आज इस बात का आकलन करना थोड़ा कठिन है कि इस मरवाही उपचुनाव में क्या परिणाम होगा। वो तो भविष्य की गर्त में है, अब परिणाम क्या होता है क्या नहीं होता है। चुनावी समय चल रहा है, चुनावी सरगर्मियाँ तेज है। मैं इस चुनावी समय में एक आखिरी सवाल है मेरा, जो पत्रकारिता को लेके है। मैं 90 की दशक की अगर पत्रकारिता की बात करें तो हमें किस्से सुनाए जाते थे, मायाराम सुरजन जी के किस्से कभी मैंने सुना था कि अर्जुन सिंह वाले किस्से मेरे सीनियर पत्रकारों ने मुझे सुनाया था। 90 की दशक के बाद पत्रकारिता में काफ़ी बदलाव आए हैं। पत्रकारिता अब ऐसी हो गई है कि पत्रकारों समाज में कई आरोप लगते हैं, आरोप प्रत्यारोप लगते हैं, पत्रकारों पे उंगलियां भी उठती हैं। तो कितने बदलाव आए हैं वो 90 की दशक के बाद से अब की पत्रकारिता में। और अब की पत्रकारिता को, हालांकि आपने बहुत करीब से पत्रकारिता देखी है, तो अब की पत्रकारिता को आप कैसे देखते हैं और क्या बदलाव है और क्या बदलाव होना चाहिए इसमें? सुशांत, सबसे बड़ा परिवर्तन हुआ, पूरे देश व्यापी परिवर्तन हुआ है। अब पत्रकारिता 2 भागों में विभाजित हो गई है। एक प्रिंट मीडिया में चला गया, एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में चला गया। वेब मीडिया भी एक नयापन आ गया। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की उपलब्धि ये है कि वो लोगों के पास बहुत तीव्रता से पहुंचता है और वो केवल उसके पाठक नहीं हैं। एक बात ये भी है कि अखबारों में विश्वसनीयता भी इसलिए हुआ करती थी कि अखबार एक दिन बाद छप कर आया करते ताकि सारी खबरें पुष्टि हो जाए कि सत्यता कितनी है इस पर। लेकिन ये खबरों की जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, रफ्तार की दौर में जो भाग रही है, ये खबरों को जल्दी ब्रेक करने की दौड़ में, ब्रेक करने के दौर में अब खबरें ब्रेक होने के साथ बहुत सारी चीज़ें ब्रेक हो जाती हैं, खंडन में टाला जा रहा है आजकल। ये इस दौर की पत्रकारिता, इसमें आज ये तेज गति से चलने वाली पत्रकारिता में जहाँ कुछ उपलब्धि हैं वहाँ कुछ दुर्घटनाएं भी हैं। दुर्घटनाएं इस रूप में जैसे हमारी तीव्र गति से गाड़ी चलती है तो उसमें दुर्घटना की संभावना अधिक बढ़ जाती है। बिल्कुल ऐसा ही इसमें भी हुआ है। हम समाचार की पुष्टि किए बिना
रोचकता पैदा करने के लिए, रोचकता उत्पन्न करने के लिए और विषय को रोचक और कुछ ऐसा रूप प्रदान करने के लिए शीघ्रता में हम बहुत से अपुष्ट समाचारों को तत्काल दर्शकों के सामने परोस देते हैं, जो कि बाद में मिथ्या वो समाचार निकलते हैं और उसमें पत्रकारिता की विश्वसनीयता पर बहुत आँच आती है, प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। मगर ये चुनौती है आज के दौर की। अब इस चुनौती में सामने रखने के लिए अगर हम पहले से तुलना करके देखें तो पहले पत्रकारिता का एक उद्देश्य गर्भित पत्रकारिता हुआ करती थी और उसमें विशिष्टता ये थी कि पत्रकारों पर इतना विश्वास सभी का रहता था कि अगर पत्रकार ने कह दिया है तो फिर वो उसको सरकार से कही हुई, शासन की कही हुई बातों से भी ऊपर रखते थे कि पत्रकार अगर कुछ कह रहा है तो सत्यता इसमें ज़्यादा है, बशर्ते कि कोई पक्ष या प्रतिपक्ष बोल रहा है। तो पत्रकारों की ऐसी विश्वसनीयता थी। उससे होता ये था कि पत्रकारों को किसी और के पीछे नहीं चलना पड़ता था, लोग पत्रकार के पीछे चला करते थे। जी बिल्कुल। पहले अधिकारी भी पत्रकारों को सम्मान देते थे और उनका प्रयत्न रहता था कि पत्रकार के सम्मुख या उनके समक्ष या उनके साथ चलने में हमारा हित निहित है। नेताओं का भी प्रयास ये रहता था कि भाई पत्रकारों से मधुर संबंध रखो। सभी पक्ष के पत्रकार अजीत जोगी की भी ये कहा करते थे कि किसी से बैर, पत्रकारों से बैर नहीं होना चाहिए, बिल्कुल, क्योंकि आने वाले भविष्य में। जी बिल्कुल। तो उसी को सुशांत क्या हुआ, आगे चलकर थोड़ा परिवर्तन का दौर आया, शीघ्रता का दौर आया और जो बल था, जो शक्ति थी, वो राजनीति में सिमटती गई। तो इस परिवर्तन में देखा ये गया कि पहले जो पत्रकार अपने ओर सारे लोगों को आकर्षित करके रखते थे, उनका एक आभा मंडल हुआ करता था। अब वो पत्रकार किसी न किसी पक्ष और विपक्ष के साथ में संबद्ध और संलग्न नजर आते हैं। जैसा मैंने एक किस्सा आपको बताया अभी हाल ही में कि मैं कहीं सुना था इसको कि इंदिरा गांधी के शासनकाल में एक समय था कि जब इंदिरा गांधी ने एक पत्रकार की तारीफ कर दी थी तो उसके संपादक ने उसको वो नौकरी से निकाल दिया था। बिल्कुल। अगर हम अनावश्यक किसी राजनीतिक की प्रशंसा करते हैं तो हमारा संपादक इस पर गहन दृष्टि रखता था कि ये कहीं ना कहीं हमारी पत्रकारिता प्रभावित हो रही है। तो क्या लगता है पत्रकार को आलोचक होना चाहिए, समालोचक होना चाहिए? पत्रकार को निरपेक्ष होना चाहिए। निरपेक्ष। पत्रकार को दर्पण की भांति होना चाहिए। जी। उसमें जो भी चेहरा जिस रूप में आए वो वैसा ही दिखाई दे। अगर वो चेहरा आकर्षक है तो हमें आकर्षक दिखाए, उसका हमको प्रतिबिंब वैसा ही उभरना चाहिए। वस्तुतः पत्रकारिता दर्पण है। तो हमारा बिल्कुल ये कर्तव्य नहीं है कि हम किसी को सुंदरता प्रदान करें या किसी को प्रूफ प्रदान करें। हमको जैसा जो है वैसा ही प्रकट करना चाहिए। ये पत्रकारिता का सर्वोच्च आदर्श है। मगर सुशांत ये बड़ा कठिन कार्य है। जी बिल्कुल। आज के दौर में बहुत कठिन है। इसका निर्वहन करना, इसको निभा ले जाना एक चुनौती है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि ऐसा लोग नहीं करते हैं। आज भी पत्रकारों में ऐसे लोग हैं जो दर्पण की भांति काम करते हैं, मगर अब दर्पण कुछ धुंधला हो चला है। जी बिल्कुल। इसे हटाने का प्रयास भी अब करना होगा। तो मैं एक युवाओं के लिए प्रेरणा चाहूँगा। आप सीनियर हैं, हम युवा पत्रकार हैं, तो हम लोग इस लाइन में आए हैं। तो एक आपसे एक अनुभव भी आपका चाहूँगा और युवाओं के लिए क्या संदेश आप देना चाहेंगे एक आखिरी? और जो युवा पत्रकार हमारे आज भी आए हुए हैं उनके लिए एक संदेश अगर आप युवाओं को दें तो एक युवाओं को एक बेहतरीन नेतृत्व, बेहतरीन मार्गदर्शन मिल पाएगा। और उनके लिए कुछ शब्द आपके द्वारा। मैं ये कहना चाहूँगा कि हम अपने मार्ग में जो बाधाएं आती हैं, आती रहेंगी, उससे अविचलित हुए बिना अपने पत्रकारिता एक बहुत ही विशाल लक्ष्य को पूर्ति करने वाला साधन है। उस साधन को की ओर बढ़ते रहें, उन बाधाओं से अविचलित हुए बिना। उसके लिए हमें दो बातें करनी पड़ेंगी। एक तो जो आज एक
एक मोह उत्पन्न हो जाता है। उस मोह से हमें राग से, जो किसी के प्रति हमको राग हो जाता है, उस राग से बचना पड़ेगा। और द्वेष उत्पन्न हो जाता है, द्वेष से बचना पड़ेगा। अगर पत्रकारिता राग द्वेष से परे होकर होती है तो उसके आदर्श को कोई नहीं पा सकता। और जो जितना इस राह पर चलेगा राग द्वेष से अप्रभावित होकर के, वो पत्रकारिता का सर्वोच्च आयाम स्थापित कर लेगा। मेरा कहना ये है कि अगर आपको पत्रकारिता की राह चुननी है तो आप संघर्षों से विचलित मत होइए, अविचलित रहिए, संघर्ष करते रहिए, बाधाएं दूर हो जाएंगी, सफलता भी मिलेगी इस पे। तो ये थे हमारे साथ एक पत्रकारिता जगत, लंबा समय इन्होंने पत्रकारिता का देखा है, हमारे साथ मौजूद थे जिन्होंने पत्रकारिता पे अपना अनुभव साझा किया, इन्होंने राजनीति पे अपना अनुभव साझा किया, यहाँ के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पे भी अपना अनुभव साझा किया। इनसे एक अच्छे मार्गदर्शन भी मिले, हम युवाओं को एक अच्छा मार्गदर्शन भी मिला। फिर मुलाकात होगी किसी अन्य शख्सियत के साथ, तब तक दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।